बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये केमिकल ट्रीटमेंट है फॉर स्केल इनहिबिशन। स्केल के बारे में जो था जो बॉयलर में बॉयलर स्केल्स और उसकी कुछ टाइप्स हमने पढ़ी थी। आज जब वो हम देखेंगे कि केमिकल ट्रीटमेंट्स कौन कौन सी हैं जो इस स्केल को जो है वो इनहिबिट कर सकती हैं। हमने इससे पहले भी जो है वो बॉयलर वाटर ट्रीटमेंट में ये चीज़ें जो है वो थोड़ी थोड़ी डिस्कस की थी कि बॉयलर के लिए जो हम वाटर जो यूज़ करते हैं, स्पेशली जो बॉयलर का फीड वाटर है, उसको हम जो है वो किस तरह ट्रीट करते हैं। तो ये आप कह लें कि कुछ जो है वो हम इसमें पहले जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज जो है वो स्पेसिफिकली हम जो है वो स्केल के इनहिबिशन के लिए जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। ये हमारे मतलब दो लेक्चर्स होंगे, एक आज होगा और एक जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें फिर जो है ये सारा कंप्लीट होगा। सबसे पहले जो है हमारे पास जो कार्बोनेट कंट्रोल है, कार्बोनेट में हमारे पास जो कार्बोनेट कंट्रोल का कार्बोनेट्स जो हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो ट्रीटमेंट है ये सोडियम कार्बोनेट ट्रीटमेंट है, विच वाज यूज्ड टू प्रेसिपिटेट कैल्शियम एज कैल्शियम कार्बोनेट टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट। यानी इसमें जो है वो हम कैल्शियम जो है उसको एज ए कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो उसको कह लें कि प्रेसिपिटेट कर लेते हैं, जिससे जो है वो हमारे पास ये कैल्शियम सल्फेट की फॉर्मेशन जो है वो रुक जाती है, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट जो है ये स्केल फॉर्मिंग है और एडहेरेंट होता है। इसमें अगर हम देखें तो दो तरह की मेजरली जो है वो हमारे पास बेसिकली दो तरह की ही ट्रीटमेंट्स हैं। एक तो ये है कि आप उसको जो है वो प्रेसिपिटेट कर लें, जो आपकी जो भी कंपोनेंट्स वाटर में जो है वो स्केल काज कर सकते हैं उनको आप प्रेसिपिटेट करें। प्रेसिपिटेशन में हमने फिर ये पहले भी देखा था कि प्रेसिपिटेट्स जो बनेंगे वो या तो फिर वाटर के साथ फ्लो आउट कर जाएंगे या फिर बॉटम में जो है वो कलेक्ट होते रहेंगे, और जो है वो फिर उनको बाद में जो है वो वहाँ से रिमूव किया जा सकता है। सेकंड ट्रीटमेंट ये है कि अगर आपके वाटर में अगर कोई ऐसे जो है वो ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे कंटामिनेंट्स हैं जो स्केल काज कर सकते हैं, स्केलिंग कर सकते हैं, उनको आप ऐसे केमिकल्स दें जो उनको सॉल्युबलाइज करें। अगर वो सॉल्युबलाइज हो जाएंगे तो फिर भी जो है वो फ्लो आउट कर जाएंगे वाटर के साथ, तो फिर इस तरह जो है वो स्केलिंग से इनहिबिशन। तो ये दो तरह के हमारे पास जो है वो स्केल इनहिबिशन प्रोग्राम्स हैं, जिसमें नंबर वन जो है वो हमारा प्रेसिपिटेशन है कि हम प्रेसिपिटेट करेंगे, प्रेसिपिटेशन प्रोग्राम होगा, और दूसरा जो है वो सॉल्युबलाइजिंग होगा कि इसमें हम इन कंपाउंड्स को, इन कंपोनेंट्स को हम सॉल्युबलाइज कर लेंगे। सो सोडियम कार्बोनेट जो है वो इसी ये प्रेसिपिटेशन प्रोग्राम का ये किस्सा है। द ड्राइविंग फोर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वाज द मेंटेनेंस of high concentration of carbonate ion in the boiler water. So जो हमारे पास हाई कंसंट्रेशन जो है वो बॉयलर वाटर में कार्बोनेट्स की हो जाती है, और ये भी हमने देखा था कि ये कंटामिनेंट्स क्योंकि वहाँ पे स्टीम प्रोडक्शन हो रही होती है, और स्टीम प्रोडक्शन की वजह से वहाँ पे जो भी आयंस या जो भी मेटल्स उसमें आ रहे होते हैं, मेटल आयंस आ रहे होते हैं वाटर में, उनकी कंसंट्रेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हाई हो जाती है। तो हाई कंसंट्रेशन जो है वो उसको भी उसकी मेंटेनेंस जो है वो इसी तरह है कि वो उसमें सल्फेट बनने से उसको रोकेगा, और ज़ाहिर है उसकी जो एज ए सोडियम कार्बोनेट वो वहाँ से फिर जो है वो सॉल्युबलाइज एज सोडियम कार्बोनेट सॉरी जो है वो वहाँ पे जो है वो प्रेसिपिटेट आउट होगा। इवन where this was accomplished, major scaling by calcium carbonate was कॉमन। ओके, अब जहाँ भी हम ये ट्रीटमेंट्स करते हैं तो वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट में तो हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर जो है वो हम यही इसमें कह लें कि कैल्शियम कार्बोनेट की क्वांटिटी जो है वो ही इंक्रीज़ हो जाए, तो फिर ये भी हमने जो है वो पहले डिस्कस किया था कि जो प्रेसिपिटेट्स साथ होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वही जो है वो स्केल की
फॉर्म में जो है वो वहाँ पे जम जाते हैं। तो जहाँ भी ये कह लें कि ट्रीटमेंट्स यूज़ की गई उसमें प्रॉब्लम ये आता था कि वहाँ पे कैल्शियम सल्फेट्स को तो हम बचा लेते थे, लेकिन जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो फिर जो है उसकी स्केलिंग वहाँ पे स्टार्ट हो जाती थी। क्योंकि हमारे पास जो बॉयलर प्रेशर्स हैं और जो हीट ट्रांसफ़र रेट हैं ये स्लोली आप कह लें कि कैल्शियम कार्बोनेट स्केल जो है वो वहाँ पे फिर जो है वो प्रॉब्लम करती है। एज बॉयलर प्रेशर्स एंड हीट ट्रांसफ़र रेट्स स्लोली रोज, कि बॉयलर का प्रेशर और हीट ट्रांसफ़र रेट जो है ये आहिस्ता आहिस्ता जो है राइज होता है। So the calcium carbonate scale become unacceptable as it led to tube overheating and failure. क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट स्केलिंग अगर हो जाती है तो उससे फिर जो ओवर हीटिंग का हमने देखा था वो प्रॉब्लम होता है, और ओवर हीटिंग के बाद फिर जो है वहाँ पे क्रैक्स भी हो सकते हैं, उसको उसका जो है वो आपकी जो ट्यूब है उसमें जंग जो है वो भी लग सकता है। तो इसलिए जो है वो कैल्शियम जो हमारे पास जो कार्बोनेट कंट्रोल है उसको हम आप कह लें कि इतना ये एप्लीकेबल मेथड नहीं है, क्योंकि कार्बन सोडियम कार्बोनेट में हम जो है वो सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम सल्फेट को तो हम यहाँ पे अवॉइड कर लेते हैं, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो इटसेल्फ जो है वो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है। सेकंड हमारे पास जो है ये कैल्शियम फॉस्फेट है, यानी फॉस्फेट कंट्रोल। कैल्शियम फॉस्फेट जो है ये virtually insoluble इन बॉयलर वाटर, जो कैल्शियम फॉस्फेट है। इवन स्मॉल लेवल्स ऑफ phosphate can be maintained to ensure the precipitation of calcium phosphate in the bulk boiler water away from heating surfaces. हमारे पास जो क्योंकि ये इंसॉल्युबल है बॉयलर वाटर में या वाटर में जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो इंसॉल्युबल है। अब इसमें जो है कि अगर इसके आप कह लें कि स्मॉल लेवल मींस के बहुत लो कंसंट्रेशन जो है उसको मेंटेन रखा जा सकता है, और हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो हमारे पास प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम फॉस्फेट है उसकी ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो उन जगहों पे ना जाए जहाँ पे हीट जो है वो अप्लाई कर रहे हैं हम, कि हम इसको जो है वो अवे फ्रॉम हीट सर्फेसेस जो है उससे हम इसको अवे रखें। इस ये अवे रखने का मकसद क्या मतलब क्या है कि अगर आप ये कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो वहाँ पे हो जाता है क्योंकि वो इनसॉल्युबल है। अगर आप इसको इनसॉल्युबल अगर है तो इसको आप ब्लॉक कर सकते हैं, यानी आप इसको फिर उस एरिया में जो बॉयलर का है जहाँ पे हीट सरफेसेस यानी वहाँ तक इसको जो है वो आप इसको ना लेके जाएं। Therefore, the introduction of phosphate treatment eliminated the problem of calcium carbonate scale. तो कैल्शियम कार्बोनेट स्केल की जो प्रॉब्लम हमने पहले की थी वो इससे जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब इसमें ये है कि कैल्शियम फॉस्फेट जो बॉयलर में बनता है, when the calcium phosphate is formed in the boiler water of sufficient alkalinity, अगर बॉयलर वाटर की जो pH है उसको आप 11 to 12 ले जाएं तो पार्टिकल विद द relatively non-adherent surface charge is produced। अगर आप बॉयलर वाटर की पीएच जो है वो 11 या 12 तक ले जाते हैं तो उससे ये होता है कि हमारे पास जो कैल्शियम फॉस्फेट है उसके जो पार्टिकल्स बनते हैं वो एडहेरेंट नहीं होते, यानी वो सरफेस के साथ फिर स्टक नहीं करते। अगर वो एडहेरेंट नहीं होंगे तो इस तरह के प्रेसिपिटेट्स जो सरफेस के साथ अटैच नहीं होते वो वाटर के साथ भी जो है वो यहाँ से फ्लो आउट कर सकते हैं। Yeah, this does not prevent the development of deposit accumulations over time, but deposits can be controlled reasonably by the blow down। हम ये नहीं कह सकते कि अगर अब वो जो है वो उसके पार्टिकल्स जो है वो हाई पीएच के ऊपर एडेरेंट नहीं होते और वो जो है वो डिपॉजिट नहीं होंगे, अकोमुलेट नहीं होंगे, हो सकते हैं, लेकिन आफ्टर आप कह लें कि लॉन्ग टाइम यानी ओवर टाइम जो है अगर अब वो बार बार एक प्रोसेस है वाटर आप यूज़ कर रहे हैं और उसमें वो बनते हैं, बेशक वो एडहेरेंट नहीं होते, लेकिन अगर उनकी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाती है या टाइम गुजरने के बाद जब वो फिर वहाँ पे
डिपॉजिट जो है वो हो सकते हैं, वो अकामुलेट हो सकते हैं, लेकिन इनको जो है वो हम कह लें कि रीज़नेबली जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। और कंट्रोल करने का यही है कि ब्लो डाउन कर लें हम उनको, जो है वो फ्लो आउट करवा दें वाटर के साथ। In a phosphate precipitation treatment program, the magnesium portion of the hardness contamination is precipitated preferentially as magnesium silicate. If silica is not present, the magnesium will precipitate as magnesium hydroxide. फॉस्फेट ट्रीटमेंट जो हम करते हैं, इसमें जो मैग्नीशियम पोर्शन है, यानी हमने हार्डनेस की में बात की थी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों जो हैं वो ये हार्डनेस में रोल प्ले करते हैं। अब अगर आपके पास जो सिलिका लेवल है वाटर का, अगर वो तो ज़्यादा है तो कैल्शियम तो आपने उसका तो फॉस्फेट बना लिया, लेकिन जो आपका मैग्नीशियम है वो सिलिकेट्स में कन्वर्ट हो जाता है अगर आपके वाटर में सिलिका लेवल हाई हो। अगर आपके वाटर में सिलिका प्रेजेंट नहीं है तो फिर ये जो मैग्नीशियम है ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, वो क्योंकि आपने जो उसकी पीएच है वो भी इंक्रीज की हुई, हमने कहा ये 11 to 12 पीएच जो है वो हम अगर उसकी कर देते हैं तो ये हाई पीएच में फिर जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में भी कन्वर्ट हो जाता है। इफ insufficient boiler water alkalinity is being maintained, magnesium can combine with phosphate। ठीक है, अगर आपकी अल्कलिनिटी जो है वो सफिशिएंट नहीं है तो फिर ये मैग्नीशियम जो है ये फॉस्फेट के साथ जो है वो कंबाइन हो जाएगी। मैग्नीशियम फॉस्फेट हैज़ अ surface charge that can cause it to adhere to tube surfaces and then collect other solids। ठीक है जी, अब यहाँ पे प्रॉब्लम जो ये है कि इसमें आपने एल्कलिनिटी को मेंटेन रखना है। इस ट्रीटमेंट में आपने एल्कलिनिटी को मेंटेन रखना है, जो हम कह रहे हैं ना 11 से 12 उसकी पीएच है वो मेंटेन हमने रखनी है। अब उस मेंटेन रखने से हम कैल्शियम फॉस्फेट जिसकी हम बात कर रहे थे कि वो तो एडहेरेंट नहीं होगा, वो हम ब्लो आउट करवा लेंगे उसके साथ, उसकी कॉमुलेशन जो है वो बहुत हद तक जो है वो कंट्रोल हो जाती है। लेकिन उसके साथ साथ जो मैग्नीशियम है उसकी प्रॉब्लम्स ये हैं कि अगर आप हाई लेवल अपने पीएच जो है वो उसको जो है वो अप किया हुआ है, यानी 11 to 12 किया हुआ है, तो उसमें मैग्नीशियम जो है अगर आपके वाटर में सिलिका है तो वो मैग्नीशियम सिलिकेट्स बन जाएंगे, या अगर वो हाइड्रोक्साइड अगर वो सिलिका नहीं है तो वो हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम इससे बचने के लिए, यानी कि मैग्नीशियम सिलिकेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ना बने, इससे बचने के लिए अगर हम एल्कलिनिटी काम करते हैं तो उससे फिर क्या होता है कि यही मैग्नीशियम जो है ये मैग्नीशियम जो है वो फॉस्फेट में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये फॉस्फेट के साथ कंबाइन होके मैग्नीशियम फॉस्फेट बना देता है। अब अगर आपने पीएच कम की, पीएच मेंटेन नहीं की, तो वहाँ पे क्या होगा, मैग्नीशियम फॉस्फेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब मैग्नीशियम फॉस्फेट अगर उसकी फॉर्मेशन हो जाती है तो उसकी जो सरफेस चार्ज है वो मतलब वो आप कह लें कि मैग्नीशियम फॉस्फेट जो है ये एडहिरेंट टू सरफेस है, यानी ये सरफेस के साथ जो है वो डिपॉजिट होके वहाँ पे अभी जैसे कह लें कि जम जाएगा, और इसके साथ साथ फिर जो दूसरे सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको भी ये वहाँ पे कलेक्ट करेगा। So for this reason, alkalinity is an important part of phosphate precipitation program, कि अगर आप phosphate precipitation program कर रहे हैं तो alkalinity जो है वो एक मेजर फैक्टर है जिसको आपने कंट्रोल रखना है। The magnesium silicate formed in a precipitating program is not particularly uh, adherent. However, it contributes to deposit buildup on a par with other contaminants. अब हम मैग्नीशियम सिलिकेट हमने कहा कि बनता है, वो मैग्नीशियम सिलिकेट अगर बन जाता है तो वो आप कह लें कि एडहेरेंट नहीं है, प्रेसिपिटेट बनेंगे उसके, लेकिन वो एडहेरेंट नहीं है, इसका मतलब है कि वो ब्लो आउट होके वहाँ से निकल सकता है। लेकिन मैग्नीशियम सिलिकेट जो है वो डिपॉजिट में दूसरे जो पार्टिकल्स हैं उनके डिपॉजिट होने में क्या लें उनकी हेल्प करता है। डिपॉजिट बिल्ड अप ऑन अ पर विद अदर कंटामिनेट्स, यानी ये दूसरे कंटामिनेट्स के साथ जब
दूसरे कंटामिनेंट्स जो हैं वो अगर इन मालिक्यूल्स के साथ जो है वो हिट करेंगे मैग्नीशियम सिलिकेट के, और उसके साथ फिर वो आप कह लें कि कॉमुलेट होते रहेंगे और फिर जो है वो वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। तो मैग्नीशियम सिलिकेट जो है ये डायरेक्टली डिपॉजिट नहीं होता, लेकिन दूसरे जो कंटामिनेंट्स हैं उनको डिपॉजिट करने में हेल्प करता है। Analysis of typical boilers deposits show that magnesium silicate is present in roughly the same ratio to calcium phosphate as magnesium to calcium in boiler feed water। यानी अगर हम जैसे हमने हार्डनेस में कहा कि कैल्शियम मैग्नीशियम आयन दोनों को हम करते हैं, तो जो रेशो आपकी फीड वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम की होगी, वही रेशो जो है वो मैग्नीशियम सिलिकेट की भी जो है वो होगी। यानी जितना आप कह लें कैल्शियम फॉस्फेट और सिलिकेट की जो रेशो है वो वही होगी जो आपकी कैल्शियम और मैग्नीशियम रेशो है आपके वाटर में। यानी आपका जो वाटर आ रहा है, जो हम बॉयलर को फीड करा रहे हैं, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होंगे, उनकी रेशो और कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम सिलिकेट की जो फॉर्मेशन होती है, इनकी रेशो जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपके वाटर में सिलिका है, अगर सिलिका नहीं है तो फिर ये रेशो जो है वो कैल्शियम जो मैग्नीशियम की है, वो क्योंकि वहाँ पे सिलिका नहीं होगा तो मैग्नीशियम सिलिकेट की फॉर्मेशन ही जो है वो नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये फॉस्फेट पॉलीमर कंट्रोल प्रोग्राम है। फॉस्फेट ट्रीटमेंट results are improved by organic supplements. Naturally occurring organics such as lignins, tannins and starch were the first supplements used. फॉस्फेट ट्रीटमेंट जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स जो है वो यूज़ करते हैं। यानी ये ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स हैं और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हम यूज़ करते हैं। इनमें स्पेशली जो है वो नेचुरल पॉलीमर्स, ये हमने वाटर ट्रीटमेंट में ये चीज़ें डिस्कस की थी। नेचुरल पॉलीमर्स में जैसे लिग्निन्स, टैनिन्स और स्टार्च वगैरह जो है वो इनको यूज़ किया गया। ये जो है वो आप कह लें कि एज ए हेल्पिंग मटेरियल थे, कि अगर आप कह लें कि फॉस्फेट से कंप्लीट प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही तो हम साथ जो है वो फिर नेचुरल पॉलीमर्स जो है वो यूज़ करते हैं। द ऑर्गेनिक्स वर एडेड टू प्रमोट द फॉर्मेशन of fluid sludge that would settle in the mud drum। हमने जो प्रेसिपिटेशन हुई है, उसको हमने फिर जो प्रेसिपिटेट बन जाते हैं उसको कह लें कि सेटल डाउन करने के लिए एज ए स्लज, वो अगर सेटल डाउन हो जाए तो हम ऑर्गेनिक जो पॉलीमर्स हैं उनको यूज़ करते हैं। सो देयर हैव बीन मैनी एडवांसेस इन ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट्स। Synthetic polymers are now used widely and emphasis on dispersion of particles rather than the fluid sludge formation। ठीक है, जो हमने स्टार्ट में जिस बात की कि जो नेचुरल पॉलीमर्स, जो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हमने यूज़ किए, वो क्या करते हैं कि अगर जो आपके प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, यानी फॉस्फेट प्रोग्राम में जो हमने प्रेसिपिटेट्स की, जब जिन प्रेसिपिटेट्स की हमने बात की है, वो जो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं पॉलीमर ऐड करने से वो सेटल डाउन हो जाते हैं आपके बॉटम में, फिर वहाँ से आप जो है इनको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जो अब जो है इसमें एडवांसेस हैं वो ये हैं कि सिंथेटिक पॉलीमर्स भी हम यूज़ करते हैं। तो अगर हम इसमें सिंथेटिक पॉलीमर्स यूज़ करते हैं तो सिंथेटिक पॉलीमर्स जो हैं वो उन पार्टिकल्स को डिस्पर्स कर देते हैं। डिस्पर्शन अगर हो जाए अच्छे तरीके से वाटर में तो वो भी फिर जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे स्केलिंग नहीं होगी। वो डिस्पर्शन जब हो जाएगी उन पार्टिकल की तो वो भी वाटर के साथ जो है वो फ्लो आउट कर जाएंगे। Although this mechanism is quite complex, polymers alter the surface area and the surface charge to mass ratio of typical boiler solids। ठीक है, या डिस्पर्शन जो है वो होती है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो है ये थोड़ा हमारे पास जो मैकेनिज़्म है इसका कम्प्लेक्स है, क्योंकि पॉलीमर के मालिक्यूल्स जो हैं वो आपको पता है कि लार्ज साइज़, यहाँ पे जो नॉर्मली पॉलीमर हम उनको कहते हैं जो लार्ज मालिक्यूल्स होते हैं, इसमें मोनोमर्स जो हैं वो अटैच होते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ यूनिट्स में। तो पॉलीमर्स जो हैं वो फिर जब वो डिस्पर्शन काज करेंगे या वो वहाँ पे उसको सेटल डाउन करते हैं, तो वो एक्चुअली जो है वो सरफेस एरिया जो है और सरफेस चार्ज टू मास रेशो जो है उसको वो चेंज करते हैं,
और फिर ये जो है वो सेटलिंग या फिर डिस्पर्शन जो है वो हो जाती है। विद प्रॉपर पॉलीमर सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन द सरफेस चार्ज ऑन द पार्टिकल कैन बी फेवरेबल ऑल्टर्ड, यानी आप उसके ऊपर चार्ज को चेंज कर सकते हैं। अगर आप सरफेस चार्ज और सरफेस एरिया को कंट्रोल कर लें तो आप उस पार्टिकल को कह लें कि आप अपनी मर्ज़ी से ट्रीट कर सकते हैं, यानी या तो वो सेटल करवा सकते हैं या फिर डिस्पर्स करवा के उसको वहाँ से निकाल सकते हैं। Many synthetic polymers are used in phosphate precipitation program. Most are effective in dispersing magnesium silicate and magnesium hydroxide as well as calcium phosphate. ठीक है, जो हमने पीछे प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी कैल्शियम सिलिकेट और हाइड्रोक्साइड की, तो उसमें भी ये है कि हम उसके साथ ये जो है वो फॉस्फेट के साथ हम अगर पॉलीमर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे अगर वहाँ पे जो है वो मैग्नीशियम सिलिकेट या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, वो बन जाते हैं, तो उनको भी जो पॉलीमर है ये इफेक्टिवली जो है वो उनको डिस्पर्स कर देंगे और फिर वो जो है फ्लोट कर जाएंगे वाटर के साथ। The polymer are usually low in molecular weight and have numerous active sites. Some polymers are used specially for hardness, salt, or for iron. Some are effective for a broad spectrum of ions. ठीक है जी, ये लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स होते हैं, इनमें साइट्स जो है वो एक्टिव साइट्स जो है वो एक से ज़्यादा होती हैं, तो इसमें फिर जो है वो हम हार्डनेस ऑफ वाटर जो है उसको कंट्रोल करने के लिए भी जो है वो हम इनका इस्तेमाल करते हैं। और ये हार्डनेस ऑफ वाटर किस तरह काम करेंगे कि आपके जो आयंस जो हैं उनको ये कैप्चर कर लेंगे, और कैप्चर जब करेंगे तो या फिर ये सेटल डाउन हो जाएंगे या फिर ये डिस्पर्स होके उसमें से फ्लो आउट वो हो जाएंगे। ओके जी, ये हमारे पास देखें स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है, ये 4000 एक्स मैग्निफिकेशन का ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट and magnesium silicate crystals form in boiler water not treated with dispersant। यानी ये जो हमारे इधर देखें तो ये वो है जिसको हमने डिस्पर्सेंट के साथ ट्रीट नहीं किया, यानी इसमें पॉलीमर ऐड नहीं किया। जब ये डिस्पर्स नहीं हुई तो आप देखें ये इनके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो किस तरह जो है वो ये जो है वो ग्रो कर रही हैं। ठीक है, और इसके मुकाबले में अगर लेफ्ट पे देखें तो ये क्या है, विद अ सल्फोनेटेड पॉलीमर क्रिस्टल ग्रोथ इज कंट्रोल्ड। इसमें आप देखें यानी ये मैग्निफिकेशन दोनों की सेम है, और इसमें जो है वो क्रिस्टल ग्रोथ जो है वो किस तरह हो रही है, ये क्रिस्टल की ग्रोथ हो रही है। क्रिस्टल ग्रोथ में होता है कि इसमें अगर आपने देखा हो कि सीड क्रिस्टल का आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट याद हो कि क्रिस्टल जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है सीड, तो वो उसके बाद फिर वही क्रिस्टल जो है वो ग्रो करती हैं। इसी तरह यहाँ पे भी ये क्रिस्टल्स जो हैं वो ग्रो करेंगी, लेकिन अगर आप डिस्पर्सन दे देते हैं तो आप देखें कि जो लेफ़्ट साइड पे जो राइट साइड पे आपके इमेज है वहाँ पे आपको स्मॉल क्रिस्टल्स नज़र आ रही हैं। इट मीन्स कि उन्होंने क्रिस्टल्स को ग्रो नहीं होने दिया, अगर ग्रो होंगी तो वो डिपॉजिट भी होंगी। तो अगर हम उनको ग्रो नहीं होने देते किसी तरीके से, जैसे यहाँ पे ये सल्फोनेटेड पॉलीमर ऐड करने के बाद ये है, तो फिर क्या होगा कि ये डिस्पर्स हो जाएंगी और वाटर के साथ जो है वो फ्लो आउट हो जाएंगी, स्केलिंग काज नहीं करेंगी। ओके जी, नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रीटमेंट है ये चीलेंट कंट्रोल है, या इसको कीलेट कंट्रोल भी कहते हैं। चीलेंट्स आर द प्राइम एडिटिव्स इन सॉल्युबलाइजिंग बॉयलर वाटर ट्रीटमेंट। अब ये है कि हमने जो जो मैंने शुरू में हमने बात की थी कि दो तरह के हम जो है वो ट्रीटमेंट्स देंगे। एक ये है कि आप प्रेसिपिटेशन करें, और प्रेसिपिटेशन के साथ फिर हमने जो है वो पॉलीमर ऐड किया। पॉलीमर इसलिए ऐड किया कि जो प्रेसिपिटेट बनते हैं वो वहाँ पे डिपॉजिट होने की बजाय डिस्पर्स होके जो है वो वहाँ से निकल जाए।
उसके बाद जो है सेकंड ये है कि आपके जो कंटामिनेंट्स जो है उनको आप सॉल्युबलाइज कर लें, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो सॉल्युबलाइजिंग बॉयलर वाटर ट्रीटमेंट प्रोग्राम है। कीलेंट्स हैव द एबिलिटी टू कॉम्प्लेक्स मैनी केटाइंस. They accomplish this by locking metals into soluble organic ring structures. ये कीलेट्स जो हैं, जैसे आपने ये देखा भी होगा, EDTA जो है हम कहते हैं कि इसके पास जो है वो डिफरेंट वो जो है मोर देन वन जो है वो साइड्स होती हैं, यानी कम्प्लेक्स बना लेते हैं ये जो केटाइन है उनके साथ। और ये कैसे करते हैं कि ये जो मेटल है उसको लॉक कर लेते हैं जो हमारे पास जो इनटू सॉल्युबल ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है। सॉल्युबल ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर ये है कि हमने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है उनमें साइड्स इस तरह की होंगी कि जो सॉल्युबलाइज भी होंगी और साथ फिर वो कैप्चर कर लेंगी। अगर एक हमारे पास कंपोनेंट है वो वाटर में सॉल्युबल है और साथ साथ वो वाटर में मौजूद जो आप कह लें केटायंस हैं उनको भी वो कैप्चर कर लेता है, तो फिर क्या होगा कि केटायंस को उसने कैप्चर कर लेना है और वो खुद जो है वो सॉल्युबल है। तो इस तरह जो है आपकी वो सॉल्युबल फॉर्म जो है वो एक बन जाएगी, जिससे जो है वो हम फिर ऐसे जो हमारे पास कंटामिनेंट्स हैं जो स्केल काज कर सकते हैं उनको रिमूव करेंगे। द चीलेटेड केटायंस do not deposit in the boiler when applied with a dispersant. Sealants produce clean water side surfaces. ठीक है जी, ये डिपॉजिट नहीं होंगे, चीलेटेड केटायंस जो हैं ये डिपॉजिट नहीं होंगे और इनको अगर हम डिस्पर्सन के साथ जो है अप्लाई करेंगे तो ये फिर जो है वो वाटर को साइड जो है वो सर्फेसिस जो है वो क्लीन रहेंगी। वो फिर कह लें कि वहाँ पे ये डेपोजिशन जो है वो नहीं होगी। Sealants are weak organic acids that are injected into boiler feed water in the neutralized sodium salt form. ठीक है जी, ये weak organic acids होते हैं और इनको जो है हम एज ए साल्ट यानी उस जैसे हम कहते हैं ना ऑर्गेनिक एसिड, जैसे कह लें कि एसिड एस्टिक एसिड तो हम कहते हैं सोडियम साल्ट ऑफ एस्टिक एसिड। इस तरह जो है ये जो हमारे पास सीलेंट्स हैं इनको भी हम एज ए सोडियम साल्ट जो है वो हम इंजेक्ट करते हैं वाटर में। हम जो ऐड करते हैं फॉर एग्जांपल EDTA हमने ऐड किया तो वाटर जो है उसको हाइड्रोलाइज करता है। हम जो है ऑर्गेनिक एसिड जो हमने अभी बात की कि इन दी फॉर्म ऑफ सोडियम साल्ट्स हम उसमें ऐड कर रहे हैं। अब इन दी फॉर्म ऑफ हमने सोडियम साल्ट्स ऐड किया तो उसमें आप देखेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे सोडियम आयंस होंगे इन यहाँ पे, जैसे ये COOH जो है तो इसकी जगह पे क्या होगा, H की जगह हाइड्रोजन की जगह सोडियम सोडियम। तो हाइड्रोलिसिस अब इसका होगा तो उसमें ये सोडियम जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगी और जो आपका ऑर्गेनिक एसिड जो था, जो ऑर्गेनिक एसिड साल्ट था वो ऑर्गेनिक एनायंस जो है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऑर्गेनिक एनायन जो है वो बन जाएगा। द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज द फंक्शन ऑफ पीएच। फुल हाइड्रोलिसिस रिक्वायर अ रिलेटिवली हाई पीएच। ये आपका जो साल्ट से ये एनाइन फॉर्मेशन हो रही है ऑर्गेनिक एसिड की, वो डिपेंड करती है आपकी पीएच के ऊपर। अगर आपकी पीएच जो है वो रिलेटिवली हाई है तो आप जो है फुल हाइड्रोलिसिस होगा, यानी ज़्यादा आपके पास जो है वो एनाइंस अवेलेबल होंगे। द एनाइन चीलेंट्स हैव रिसीव reactive sites that attracts coordination sites on cation. Coordination sites are areas on the ion that are receptive to chemical bonding. हमारे पास जो एनायंस हैं जो सॉरी जो केटायंस हैं वाटर में, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम की अगर हम बात करें या आयरन के जो हैं पॉजिटिव आयंस हैं, उनको एक्चुअली जो सीलेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन साइट्स होती हैं जो मेटल आयन के ऊपर, मेटल केट आयन के ऊपर अवेलेबल होती हैं, जिससे उसने कोऑर्डिनेट करना होता है दूसरे कंपाउंड्स के साथ या बॉन्ड बनाना होता है, ये आपका जो सीलेंट्स होगा वो उन साइट्स को ऑक्यूपाई कर लेगा। और ऑक्यूपाई किस तरह करेगा, उसको उनके साथ जो है वो ये बॉन्डिंग बना लेगा, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बन जाएंगे। तो उससे फिर जो है हमारे पास ये होगा कि अगर आपका जो कीलेंट्स है या चीलेंट्स है उसने जो एक्टिव साइट्स के थ्रू वहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव आयन के टाइम्स मौजूद है उनको वो कैप्चर कर लेता है, तो फिर वो आयन जो है वो किसी और मालिक्यूल के साथ जो है वो बॉन्ड नहीं बनाएंगे, या आप कह लें कि वो
अगर किसी के साथ बॉन्ड बना के फॉर एग्जांपल वो स्केल काज कर रहे हैं, तो हम उन केटाइंस को वहाँ से आप कैप्चर कर लेते हैं, तो फिर वो डेफिनेटली हम उस स्केल से बच जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास आयरन जो है उसकी उसकी कोऑर्डिनेशन साइट्स जो है वो 6 हैं, ठीक है। एज डज EDTA, हमारे पास EDTA जो है इसकी भी जो कोऑर्डिनेशन साइट्स हैं वो 6 ही हैं। अब इसमें 6 साइट्स कौन कौन सी हैं? अगर EDTA की हम बात करें, 4 तो ये हैं जो नेगेटिव साइट्स हैं, COO वाली, ये वाली कार्बोनाइल वाली, ठीक है। उसके अलावा ये जो यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये अगर देखें तो इसके 3 बॉन्ड्स होते हैं यहाँ पे, तो एक एक लॉन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर भी अवेलेबल होता है जो डोनेट हो सकता है मेटल की तरफ, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो EDT है उसके पास 6 ऐसी साइट्स हैं जो रिएक्ट कर सकती हैं आयरन के साथ, ठीक है, आयरन केटाइन के साथ। और आयरन जो है उसकी भी 6 ही अवेलेबल साइट्स हैं जो दूसरों के साथ कोऑर्डिनेट कर सकती हैं। तो ये होगा क्या कि जो EDT है, अगर आप ये नीचे देखें तो ये हमारे पास एक जो स्ट्रक्चर है हमें बनाया हुआ है, ये इसमें मेंशन डॉटेड जो है ये 6 साइट में हमने मेंशन की हुई है। अब ये मेटल केटायन है, मेटल केटायन जब EDT से रिएक्ट करेगा तो ये देखें M जो है ये कैप्चर हुआ है, और देखें तो इसके बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 2 ये नाइट्रोजन्स के साथ हैं इसके जो अमाइन है, और बाकी जो COO नेगेटिव थे 4 उसके साथ। तो इसने अपने क्या लगे उसने कम्प्लीटली इसको कैप्चर कर लिया है। तो ऑल कोऑर्डिनेशन साइट ऑन द आयन आर यूज्ड बाय EDTA एंड स्टेबल मेटल चिलेट इज फॉर्म्ड। अब ये मेटल चिलेट बन गया है, ये अब आयरन जो है ये कहीं पे डिपॉजिट नहीं होगा, ये किसी और आयन के साथ, इन आयन अगर कोई उसमें मौजूद है उनके साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये अब कैप्चर हो गया है और ये चिलेट कम्प्लेक्स जो है वो बन गया है, और इसको हम फिर जो है यहाँ से निकालेंगे। ओके जी, EDTA के अलावा हमारे पास एक और जो है ये NTA होता है, ये नाइट्रोलो ट्राइएस्टिक एसिड होता है। इसके पास जो है इसमें ये भी हम फीड वाटर के जो है बॉयलर वाटर की ट्रीटमेंट उसमें जो है वो यूज़ करते हैं टू अवॉइड द स्केलिंग। इसकी जो एक्टिवेशन आप जो कोऑर्डिनेशन साइट्स हैं NTA की वो 4 होती हैं, ठीक है। इट हैज़ 4 कोऑर्डिनेशन साइट्स एंड डज नॉट फॉर्म एज स्टेबल अ कम्प्लेक्स एज EDTA, यानी ये EDTA जितना जो है वो स्टेबल कम्प्लेक्स नहीं बनाता, और उसकी वजह यही जो है कि इसकी साइट्स 4 हैं। With NTA, the unused coordination site on the cations are susceptible to reaction with competing anions. अब देखें, जैसे हमने आयरन की एग्जांपल की थी कि उसमें 6 कोऑर्डिनेशन साइट्स होती हैं और 6 ही EDTA में थी, तो 6 की 6 जो है वो कवर हो गई। अगर हम NTA यूज़ करते हैं, NTA के पास 4 कोऑर्डिनेशन साइट्स हैं, 4 अगर हमारे पास आयरन के पास कितनी है, 6 हैं, NTA के पास 4 हैं, 4 तो NTA कवर कर लेगा, लेकिन 2 साइट्स जो आयरन की हैं वो अभी भी अवेलेबल हैं, वो किसी भी दूसरे आयन के साथ मिलके बॉन्ड बना सकती हैं और डिपॉजिट हो सकती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये इसका जो कॉम्प्लेक्स है वो इतना स्टेबल नहीं होता जितना EDTA का स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है। सो हीलैंड्स कंबाइन विद केटाइन that form deposits such as calcium, magnesium, iron, and copper. The metal chelated formed is water soluble. When the chelated is stable, precipitation does not occur. जैसे पहले मैंने आपको बताया कि ये जितने भी हमारे पास मेटल केटाइंस हैं या जो केटाइंस हैं, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर, आयरन वगैरह, इनको जब चिलेट कर लेगा वो, जैसे EDTA की हमने बात की, तो जो मेटल चिलेटेड कम्प्लेक्स बनता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है। और वाटर सॉल्युबल से क्या होगा कि फिर वो डिपॉजिट वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अगर when chelate is stable, precipitation does not occur, अगर वो स्टेबल है, अगर वो स्टेबल नहीं है जैसे NTA की केस में है, तो फिर ये डिपोजिशन जो है वो हो सकती है, वो डिपॉजिट हो सकता है। लेकिन अगर स्टेबल कम्प्लेक्स बन गया है, मेटल चिलेट कम्प्लेक्स स्टेबल है, वो वाटर सॉल्युबल होगा, वो वहाँ से निकल जाएगा।
Although there are many substances having chelating properties, EDTA and TA are to date the most suitable चीलेंट्स फॉर बॉयलर फीड वाटर ट्रीटमेंट। हमारे पास जो है वो चीलेंट्स और भी हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हम कह लें कि यूज़ होते हैं वो हमारे पास EDTA और NTA यूज़ होते हैं। तो ये है हमारे पास कुछ जो ट्रीटमेंट्स हैं, फर्दर जो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो करेंगे।